तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए हमारे यूपीएससी टॉपर दिव्यांशी सिंगला का। मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है अभी। मेरे उजांकियंस के लिए तालियां हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ये तो नहीं मानते, उसको बड़े मुझसे मैंने क्लास में बनवाया है। मैं हूं नैनमा, आपकी होस्ट, और हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस शानदार और ग्रैंड सेमिनार में। उजांग सर के छात्रों के लिए 99 रुपीज में यूपीएससी प्रिपरेशन बैच #हर-घर-IAS की भी शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें IAS कोचिंग इंडस्ट्री में पहले और काबिले तारीफ फैसला रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 80,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस बैच में शामिल होकर इसे सफलता की नई परिभाषा दी थी। उजांग सर का बच्चों को शिक्षित करने का ये उद्देश्य और जुनून उन्हें यूपीएससी के इस मैदान में अपने विद्यार्थियों के बीच सबसे चहीता और लोकप्रिय शिक्षक तो बनाता है। यही वजह है कि उजांग सर से प्रभावित होकर उनकी एक स्टूडेंट ने उन पर एक बुक भी लिखी है, जिसका नाम है माई वर्ल्ड बेस्ट टीचर। और हाल ही में इस बुक को दुबई में इंटरनेशनल एमिनेंस एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उजांग सर, अब मैं चाहती हूँ कि आप आएं और स्टेज पर कुछ कहें। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? यूं तो बहुत बातें कही गई, एक बात कहा गया, वन मैन आर्मी। मैं शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उजांग नाम इस इंस्टीट्यूट का है। मेरा व्यक्तित्व तो आप सभी के समर्पित है। एक चित्र में कई रंग होते हैं, और मेरा जो फंडामेंटल कलर है, जो कैनवस है जिस पर ये सब कुछ उकेरा जा रहा है, ये गुरुकुल कैंपस, उसकी जो कोर है वो उजांकियंस है। अगर मैं कहूं मैं यहां तक कैसे पहुंचा, तो आप लोगों की वजह से पहुंचा। वो प्रश्न, वो चेहरे पे ढेर सारी चीजें, वो तनाव, वो डर, वो खौफ, वो घबराहट, गुस्सा, खुशी, ये एक्चुअली में सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट रहा है। और बहुत साल पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने आप को जोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि एक गुरु जो होता है वो अपने स्टूडेंट की आंखों से सपने देखता है। तो वो जो आपके सपने रहे हैं वो मैंने अपना लिया। जो आपका डर रहा उसको अपना लिया, जो आपकी घबराहट रही, आपके चैलेंजेस रहे, चुनौतियां रही, उसको जीना शुरू कर दिया। और जीते 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 कब उजांकियन और उजांक एक हो गए पता ही नहीं चला। और हर दिन जब आपके सामने कोई चुनौती आती है, तो जितना आप परेशान रहते हो, शायद उसका कई गुना मुझे वो परेशानी महसूस होती है। और मेरे पास पीछे मुड़ के देखने के लिए एक्चुअली मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता मैंने कब शुरू किया, कितना समय बीत गया। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन आज कौन सा दिन है मुझे याद दिलाया जाता है कि हाँ आज ये है। अच्छा, संडे क्या होता है ये नहीं पता चला। उसका पीछे सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि बहुत बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अकेले आदमी की एनर्जी खत्म हो सकती है, इतने लोग की एनर्जी नहीं खत्म हो सकती है। तो हर दिन जब आप बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आते हैं, तो उन उम्मीदों को पूरा करने का जो एक उत्तरदायित्व होता है, उसमें बड़ी ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा मुझे रात दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आज इस गुरुकुल कैंपस की बात करें,
तो ये कैंपस बहुत साल पहले सपना था। एक दिन मैं मजाक मजाक में एक मूवी देख रहा था, मोहब्बतें, तो मुझे याद नहीं था ये गुरुकुल कैंपस का आइडिया आया कहां से था मेरे दिमाग में। बहुत पुराना कहीं बैठा हुआ था, हम लोग बातें करते रहते। मेरा एक ड्रीम था कि कभी कुछ एक अपना कैंपस हम डेवलप करेंगे जहां वो सारी वैल्यूज होंगी। तो वो मूवी चल रही थी, तो उसमें वो शंकर जी, जो अमिताभ बच्चन साहब का रोल था, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, मुझे लगा कि शायद वो चीजें लोग मोहब्बतें वाले शाहरुख खान याद रखते हैं कि ऐसी तैसी कर दी उसकी, बट मेरे लिए वो जो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो वाकई में जिंदगी का कोर है। एक्चुअली में जिंदगी का कोर है। परंपरा का मतलब होता है किसी मूल्य को लगातार कैरी फॉरवर्ड करते रहना। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इंसान अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहाँ आता है। हम इंडिविजुअल एक बहुत पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक है, और कहते हैं कि किसी विद्वान ने कहा कि इंसान का धन चला जाए वापस लौट आता है, इंसान का स्वास्थ्य चला जाए मुश्किल से आ जाता है, बट एक बार उसकी प्रतिष्ठा चली जाए तो वापस लौटना नामुमकिन होती है। तो कहते हैं कि पूरी जिंदगी हम एक ही चीज के लिए काम करते हैं, वो प्रतिष्ठा होती है, और वही सबसे हैवी चीज होती है जिसको हमें कैरी करना पड़े। और अनुशासन, गुरुकुल का जो कोर है वो क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन सुना तो हम लोगों ने कई बार होगा। अनुशासन का मतलब होता है अपने सपने के लिए जो एक्ट किया जाना है वो इतनी बार किया जाए कि वो हैबिट हो जाए। अनुशासन कोई सीखने वाली चीज नहीं है, अनुशासन करने वाली चीज है। यानी अगर जैसे हम गुरुकुल में एक नियत समय पे आते हैं, हम एक रिचुअल फॉलो करते हैं, हम एक चीज करते हैं, आपको पसंद आए ना आए, तो गुरुकुल क्या है? एक एनवायरमेंट है ऐसा जहां आपको ये करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बिहेवियर में इनर्शिया होता ही होता है। हम किसी चीज को, हम बदलाव को पसंद करना नहीं चाहते हैं, तो बदलाव के लिए हमें जब काम करना होता है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और मैं जहां तक समझ पाता हूं कि आप लोग, मेरी पूरी टीम के साथ, इतनी जबरदस्त टीम है, आप लोगों के लिए इतना डेडिकेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये सभी को बहुत बहुत आभार। जो सपना मैंने देखा था उस सपने को पूरा करने में सबका बहुत योगदान है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी फैकल्टी टीम है, सबने अपना 100% दिया। अगर ये बैक हैंड सपोर्ट मुझे नहीं करते तो मैं आज फ्रंट एंड लड़ाई नहीं लड़ सकता था। तो सभी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे उजांकियंस के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि उनकी आंखों में देखता हूं तो एक उम्मीद जगती है कि अच्छा मुझे ये भी करना है, क्योंकि आदमी परफेक्ट होना चाहता है और आपकी आंखों में मेरे लिए इनपरफेक्शन है, और मेरे जो सीखने का जो तरीका है वो इनपरफेक्शन है कि आप कितना इनपरफेक्ट मुझे मानते हैं। उजांक सर ने अभी ये नहीं किया, उजांक सर अभी ये नहीं मिला, अभी ये नहीं हुआ। वो जो इनफाइनाइट डिमांड है ना, वो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि मुझे अभी और अच्छा करना है। अभी शायद मेरा स्टूडेंट अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, अभी मेरे शायद स्टूडेंट को और बहुत बड़ी चीजें चाहिए। तो मुझे हमेशा एक एहसास होता है कि मैं इम्परफेक्ट हूं, मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ हूं, और मुझे इसी चक्कर में बहुत सीखना पड़ता है। जब वो मुझसे कहता है मुझे डर लग रहा है, जब वो मुझसे कहता है कि नहीं एग्जाम मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी कल एक स्टूडेंट से बात की, उसने कहा कि सर सब कुछ पढ़ने में ठीक ठाक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करके। तो ये जो डर होता है ये मुझे प्रेरित करता है कि जाओ सीखो कि इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है, और उस सीखने के चक्कर में मैं नई नई चीजें देखता चला जाता हूँ। तो आप लोगों का जो उत्साह है वो मुझे बहुत प्रेरित करता है यहाँ तक लाने के लिए। और ये जहां हम बैठे हुए हैं, जहां पर हमारी भारत की परंपराएं दिखाई पड़ रही हैं, मेरा भी बड़ा मन होता था कि मैं किसी ऐसी खिड़की के पास बैठूं जहां मुझे ग्रीनरी दिखाई पड़े, या मैं भारत की अपनी परंपराओं को कैरी करूं। तो अगर ये साझा सपना है, ये केवल मेरा नहीं है, ये साझा सपना है, ये शेयर ड्रीम है, और मुझे लिटरली बताओ कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं? आवाज मैं दौड़ो, सबको पता है मैं ऊंचा सुनता हूं, मैं ऊंचा सुनता हूं। सचमुच परिवर्तन हो रहा है गुरुकुल में आने के बाद? तब होनी चाहिए बात। तो यहां पर जो है आज बड़ा एक खास मौका है। मौका इसलिए क्योंकि आप अपने स्टूडेंट को 2 लाइफ में देखते हो, एक बार उस तरफ और एक बार इस तरफ। तो आज दिव्यांशी हमें एक मौका देने जा रही हैं कि कभी वहां बैठकर सवालों का जवाब देते हुए, आज यहां आपको बताते हुए अपनी यात्रा के बारे में। तो ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, और मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट कोई पर्सन नहीं हो सकता अपनी बात को कहने के लिए। रीजन ये है कि हम आपको बता तो सकते हैं कि लड़ाई कितनी कठिन होगी, लेकिन जो उस लड़ाई में उतरता है ना, जो उस कमरे में बैठ के वो दर्द झेलता है, जो अपनी घबराहट पे काबू पाता है, जो हार को देखता है, जो ताने सुनता है, वो बहुत अच्छी तरह बता पाएगा कि उसने इस दर्द से कैसे मुक्ति पाई, और कैसे दुनिया को बताया कि देखो सफलता ऐसी होती है, और अगर हम पा सकते हैं तो तुम भी
पा सकते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात को बहुत छोटा करना चाहिए और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है। मैं स्वागत करना चाहूंगा दिव्यांशी आपका इस मंच पे जोरदार तालियों के साथ। और जबरदस्त मौका है, बहुत सी नई नई चीजें, आज एक नए नए अनाउंसमेंट भी हमारे लिए। और एक चीज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि मौका इमोशनल भी होता है, क्योंकि इस सफर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ छूटा। तो आपको सबसे बड़ी बात जो दिव्यांशी से जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि वो जो एक किताबें तो सेम है, लेकिन वो जो पेन है, वो जो फियर हमारे साथ जो बैठता है उस अदृश्य कुर्सी पे जिसको कोई नहीं देख सकता, वो हर दिन ये डाउट जो होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सवालों के जवाब पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ बताता चलूं कि आपने प्रीलिम्स में जबरदस्त मार्क्स हासिल किए थे और बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स क्रैक किया, जबरदस्त एक्सपीरियंस है और आपकी रैंक 95 है और इस बार इंप्रूवमेंट के लिए, और डेफिनेटली वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और भी जबरदस्त ये प्रयास चल रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से सुनना। और मैं बड़े उम्मीद करूंगा कि लिख भी अगर लेंगे तो जो चीज लिख ली जाती है वो हमारी हो जाती है, जो चीज सुन ली जाती है वो पराई हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको गुरुकुल कैंपस पसंद आया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना पसंद आया, कितनी मेहनत, खून पसीना, खून भी बहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत चोटें लगी इस दौरान, तो कैसा लगा, और जो हम बच्चों के अंदर वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसा लगा। तो फिर बाकी चीज़ों के बारे में हम और बातचीत करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ दिव्यांशी मैम को, और दिव्यांशी मैम को सौंप रहा हूँ इस क्लास को। अब देखते हैं कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो पाता है और कितना अच्छे से आप बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मेरे बच्चों को अच्छे से गाइड करते रहिए। Hello everyone. First of all, I would like to thank Ojang sir for inviting me here. It's always a great opportunity to interact with you students. As sir has already mentioned कि एक टाइम था जब मैं आपकी तरफ होती थी, और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपसे इंटरैक्ट करना, I think nothing can be more wonderful than this opportunity. So thank you sir. As far as my UPSC journey is concerned, so you all must be knowing कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फाइनली 95th रैंक मिली। पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा था, तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि अब होगा या नहीं, क्योंकि जब हम UPSC की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हो जाएगा, और हम हार्ड वर्क भी उसी हिसाब से करते हैं कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, हमें ज़्यादा वक्त रहना ही नहीं है, सबका यही कोशिश रहता है। लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हो पाया डिस्पाइट ऑल दी हार्ड वर्क दैट आई डिड। सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्री नहीं हो पाया। थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली पूरा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्री ना होने में और थर्ड अटेम्प्ट में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ उसमें जो डिफरेंस है, आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट टुडे। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने स्टार्टिंग अपनी NCERT से की, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो लेवल था, GK वाला जो पोर्शन था, वो मेरा बहुत वीक था। तो मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत NCERT से की और न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट किया। मैं द हिंदू पढ़ती थी, स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आता था, बहुत टाइम लग जाता था न्यूज़पेपर को ही समझने में, तो उससे तैयारी की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। सो NCERT, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन NCERTs आपका एक फाउंडेशन तैयार करेगा। तो NCERTs को समझने का ट्राई करो, और एक बार में NCERTs समझ नहीं आती है, स्पेशली जिसका बैकग्राउंड अलग है, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, उनके लिए NCERT को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो NCERTs को समझो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करो अपना, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद रीडिंग NCERTs, क्योंकि उससे आपको एक जनरल अवेयरनेस मिलती रहेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है UPSC में जो कि आपको करनी ही करनी है, उसके बिना यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। सबसे पहली चीज़ NCERT which would help to build a strong foundation, ठीक है। सेकेंड इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूपीएससी क्या चाहता है, राइट। इतना बड़ा सिलेबस है, उसको समझना, और यूपीएससी क्या चाहता है उसको समझना है अगर हमें, तो प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना, हर दिन हर रोज़ क्वेश्चंस देखना कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे तभी आप अपनी जो रीडिंग है उसको सिलेक्टिव कर पाओगे, अदरवाइज पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और अगर हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो वो बहुत अच्छे से डिलिनिएटेड नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक पॉइंट क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मेंस में ऑन दी अदर हैंड उन्होंने बताया है कि हाँ GS 1 में ये टॉपिक है, GS 2 में ये है, पर प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल्ड में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे डिकोड करें यूपीएससी की डिमांड को, तो ओनली वे इज़ टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, NCERTs पढ़ो, उससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। देन आप प्रोसीड करोगे स्टैंडर्ड बुक्स पर, राइट। तो जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पे प्रोसीड करेंगे फिर क्वेश्चंस अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली जो भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐप है सर का, आप वो यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। तो यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर है, मैं उस पर बार बार इसीलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज वो इंडिस्पेंसेबल है, उसके बिना होगा ही नहीं, राइट। अब ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हर टॉपर मेंशन करता है पर हम हर बार इग्नोर कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि NCERT की जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सबको पता है, मार्केट में अवेलेबल है, सर ने आपको बताई होंगी, वो हमें पढ़ना है, बट उसको किस तरीके से पढ़ना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे, राइट। अब जब हम ये सब तैयारी अपनी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हर दिन ऐसा होता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा फील होता है। मुझे भी बहुत बार ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता था कि क्योंकि मेरा 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं। तो हमें अपनी होलिस्टिक एक मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। आई थिंक उसके लिए गुरुकुल एक बहुत अच्छा फैसिलिटेटर है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब हम अपने घर पर तैयारी करते हैं या फिर PGs में रह के तैयारी करते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत अच्छा आपको इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसका आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जैसे योगा है, मेडिटेशन है, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही टोल टेकिंग होता है, बहुत हार्डवर्क आपको करना है। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, हार्डवर्क आपको करना है, लेकिन उस हार्डवर्क को सस्टेनेबल बनाना है, हर दिन काम करना है। तो हर दिन काम कैसे करेंगे? जब हम अपने ऊपर भी काम करेंगे। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ठीक है, एक दूसरे से, दोस्तों से इंटरेक्शन, पीयर ग्रुप आपको यहाँ पे मिलता है, और पीयर ग्रुप मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है। आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, राइट। तो गुरुकुल एक बहुत अच्छा फैसिलिटेटर है यहाँ पे, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड हेयर। अब प्रीलिम्स का मैंने आपको बताया कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। NCERTs, PYQs और न्यूज़पेपर विल गिव यू अ विंडो, जिसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर अप्रोच करना है। अब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसको पढ़ने के बाद यू विल सॉल्व टेस्ट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ऑल्सो वन थिंग जो कि बच्चे बार बार भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, और मैंने भी ये गलती की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो है रिविज़न पर हम फोकस नहीं करते। तो रिवाइज करना बार बार एक ही सब्जेक्ट को, जो भी हमने अपनी एक बुक लिस्ट तैयार की है, जो भी हमने अपना सोर्स डिसाइड किया अपने लिए, उसको बार बार रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 घंटे होंगे प्रीलिम्स में, है ना। तो वहाँ पे रिकॉल करना उन 2 घंटों में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि पढ़ तो लिया ही है, ठीक है, 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है, अब तो हो जाएगा। क्यों टॉपर्स बोलते हैं कि 5-6 बार रिवाइज करो मिनिमम। पर जब मैं फाइनली एग्ज़ाम में बैठी, एग्जामिनेशन हॉल में, तो इतना प्रेशर बिल्डअप होता है, आपको याद ही नहीं आती है चीज़ें,
जो आपने चीज़ें पढ़ी भी हुई है वो भी याद नहीं आती है, तो इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब इतना सब कुछ पढ़ना है और फिर उसको रिवाइज भी करना है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो ये कैसे किया जाए? अपनी जो बुक लिस्ट है उसको एक डिफ़ाइन करो, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक बुक लिस्ट अपनी तैयार करो, ठीक है, और उसी को ही समझो, उसी को ही बार बार याद करो, रिवाइज करो। मटेरियल कलेक्टर हमें नहीं बनना है, राइट। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें स्कॉलर नहीं बनना है कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये रिसर्च भी पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है। जो भी एग्ज़ाम है उसकी डिमांड को समझा और फिर बार बार रिवाइज किया। ऑल्सो अपनी प्रेपरेशन को, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसको मॉनिटर करना टाइम टू टाइम कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी वो मिड कोर्स करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो एग्ज़ाम में मिस्टेक होने से अच्छा है कि पहले ही मिस्टेक्स हो जाए। सारी गलतियाँ जब हम तैयारी के फेज़ में, प्रेपरेशन के फेज़ में तभी हो जाए, ठीक है। और जो भी डाउट्स है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी है, वो आप सर का मैंने मेंटोरशिप सेशन देखा, वो भी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड से कि जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि एक ये भी टेंडेंसी होती है जब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम यूज्ड टू हो जाते हैं कि नहीं यार ठीक है, ये भी है, ये भी है। पर आप अपनी स्ट्रैटेजी जब बनाओ तो आप ये ध्यान रखो कि मुझे कैसे इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। अब आती है मेंस की बात। तो मेंस में आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कब से करें, है ना। तो सबसे पहले जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे? मेंस का सिलेबस जैसे कि मैंने मेंशन किया बहुत अच्छे से डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है यूपीएससी ने। ऐसा नहीं है कि अंडर द सन कुछ भी पूछते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। आप गो थ्रू करो, अंडरस्टैंड करो कि इस टॉपिक की क्या डिमांड है, उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो एंड देन स्टार्ट आंसर राइटिंग, ओके। ऑल्सो एक पॉइंट जो मैं यहाँ भूल गई थी मेंशन करना प्रीलिम्स के लिए, वो है सीसैट। अगर हम पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को देखें तो सीसैट हैज़ बिकम अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। लोगों का जीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है पर सीसैट की वजह से दे आर नॉट क्वालिफाइंग। और जब ऐसा होता है कि सीसैट में आपका सीसैट की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता तो वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसैट को भी डे 1 से करो। जैसे हम जीएस के लिए डे 1 से प्लान बनाते हैं, वैसे ही सीसैट के लिए भी डे 1 से ही प्लान बनाना है। मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में सीसैट को डे 1 से किया था, क्योंकि सीसैट मेरे लिए एक मेजर हर्डल था प्रीलिम्स को क्रैक करने में। तो सीसैट को मैंने डे 1 से किया था। सो यू शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में जो आंसर राइटिंग का है उसमें आपको जैसा मैंने बताया कि सिलेबस देखो। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं सिलेबस देखने को, जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का। सिलेबस जब तक समझ नहीं आएगा तब तक यूपीएससी क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो सिलेबस देखो, मेंस के PYQs देखो, एंड फिर जब आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप PYQs को ही अपना सोर्स बनाओ और उससे आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। मेंस में भी रिवीजन का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि प्रीलिम्स में है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है और प्रेशर उतना ही होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको अगर मेन पॉइंट्स अपने लिखने हैं तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारी सेकेंड स्टेज। देन कम्स थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इंटरव्यू स्टेज है, और ये भी अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें तो बहुत ही डिफाइनिंग स्टेज हो चुकी है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट हमको करनी होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को एंगेज कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ में, जैसे योगा में, और अपने पीयर ग्रुप के साथ खुद को एंगेज कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, राइट। और
हमें क्या चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो आप स्टार्टिंग से ही ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो इंटरव्यू में आपके लिए वो बहुत एडवांटेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आई वुड से कि जो स्ट्रैटेजी है अपनी उस पर स्टिक करो, उसको मॉनिटर करते रहो। मिड कोर्स करेक्शन के लिए रिवीजन पे ध्यान दो, सिलेबस देखो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बड़ी जल्दी हम इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इग्नोर करना भी बहुत ईजी है कि नहीं यार सिलेबस क्या देखना है, सीधा स्टैंडर्ड बुक उठाई और पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस देखो, PYQs देखो, तभी समझ आएगा कि स्टैंडर्ड बुक से क्या पढ़ना है और किसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि एज अ ह्यूमन सब कुछ याद रखना इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस, ठीक है। तो ये कीजिए। ऑल्सो जो भी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन वाला जो माहौल मिल रहा है, आई थिंक ये सबको नहीं मिलता है, और अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ पूरा, ठीक है। एंड तक सस्टेन करो अपनी प्रिपरेशन को, हर रोज़ काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। आई थिंक दैट्स इट। आई वुड से दिस ओनली। अब आपके जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क।